हेलो एवरीवन। कोरोना काल के लॉकडाउन के बाद बड़ी जद्दोजहद से ट्रेड और इंडस्ट्री वापस पटरी पर आने की कोशिश कर रही है और ऐसे टाइम पर अचानक से कार्बोनेटेड फूड ड्रिंक्स के मैन्युफैक्चरर्स पर जीएसटी की रेड शुरू हो गई है। ये मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट्स पर 12% जीएसटी दे रहे हैं, जबकि टैक्स अथॉरिटीज इनसे 40% जीएसटी डिमांड कर रही है। जीएसटी ऑफिसर्स कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को एज एरेटेड वाटर टैक्स करना चाह रही है, जबकि ये मैन्युफैक्चरर्स इन ड्रिंक्स को एज फ्रूट बेस्ड ड्रिंक क्लासिफाई कर रही है। ये कोई नई कंट्रोवर्सी नहीं है। जीएसटी आने से पहले भी स्टेट के वैट लॉज में और सेंट्रल एक्साइज लॉ में ये कंट्रोवर्सी थी। एरेटेड वाटर और फ्रूट बेस्ड ड्रिंक किसी भी फिस्कल स्टैट्यूट में डिफाइन नहीं है, इसलिए कोर्ट्स ने इन वर्ड्स का मीनिंग समझने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI रेगुलेशन का यूज किया, जो प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट में बने हैं। एज पर दीज रेगुलेशंस, अगर किसी ड्रिंक को आपको फ्रूट बेस्ड ड्रिंक की तरह बेचना है तो उस ड्रिंक में नेचुरल फ्रूट जूस कंटेंट 10% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, और अगर बात हो नींबू या लेमन की तो वो 5% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। केरला स्टेट वैट के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पार्ले एग्रो के एप्पी फिज को फ्रूट बेस्ड ड्रिंक की तरह क्लासिफाई किया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एप्पी फिज में नेचुरल फ्रूट जूस कंटेंट 10% से ज़्यादा है, इसलिए वो फ्रूट बेस्ड ड्रिंक है। सिमिलरली एक्साइज लॉ के केस में सेस्टेट के लार्जर बेंच ने वृंदावन बेवरेजेस केस में ये ऑर्डर दिया कि अगर किसी भी ड्रिंक में फ्रूट जूस कंटेंट FSSAI स्टैंडर्ड को मीट करता है तो वो ड्रिंक एज फ्रूट बेस्ड ड्रिंक क्लासिफाई होगी, ना कि एरेटेड वाटर की तरह। एरेटेड वाटर में नेचुरल फ्रूट जूस कंटेंट को मिक्स करना एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, इसीलिए इतना वास्ट टैक्स डिफरेंस होने के बावजूद सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर्स एरेटेड वाटर में आर्टिफिशियल कंसंट्रेट को मिक्स करना प्रेफर करते हैं रादर देन नेचुरल फ्रूट जूस। इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही 24 सितंबर 2014 को कर्नाटक में फूड पार्क के इनॉग्रेशन स्पीच में ये कहा। कुछ कंपनियों से के सामने मैंने एक विषय रखा है। हम पेप्सी पीते हैं, कोला पीते हैं, न जाने कितने कितने इस प्रकार के बेवरेजेस बाजार में मिलते हैं। अरबों खरबों रुपए का व्यापार होता है। मैंने इन कंपनियों को कहा कि आप ये जो बनाते हैं एरेटेड वाटर्स, क्या उसमें 5% नेचुरल फ्रूट जूस को मिक्स किया जा सकता है क्या? आप कल्पना कर सकते हैं आज जो अरबों खरबों रुपयों का इस प्रकार के पेप्सी वगैरह पेय का व्यापार है, अगर उसमें
5%, ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं, 5% हमारा किसान जो फल पैदा करता है उस फल का जूस अगर उसमें मिक्स कर दिया जाए, हिंदुस्तान के किसान को फल बेचने के लिए कभी बाजार ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। अरबों खरबों रुपयों का फलों का व्यापार एक निर्णय में हो सकता है। इसी के अकॉर्डिंगली 2016 में FSSAI रेगुलेशन को अमेंड किया गया और फ्रूट बेस्ड ड्रिंक की एक नई कैटेगरी बनाई गई, जिसमें कि फ्रूट जूस कंटेंट की रिक्वायरमेंट को 10% से घटाकर 5% कर दिया गया और लेमन के केस में 5% से घटाकर 2.5% कर दिया गया। ऑब्वियसली इसका रीज़न ये था कि सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर्स को एनकरेज किया जा सके कि वो नेचुरल फ्रूट जूस कंटेंट का यूज़ करें और लोअर टैक्स रेट का फ़ायदा उठाएं। अब 2017 में GST आ गया और GST में जो एक्साइज के टाइम पर क्लासिफिकेशन थी वही अडॉप्ट कर ली गई और इसी के तहत एरेटेड वाटर को 40% के टैक्स रेट में रखा गया और फ्रूट बेस्ड ड्रिंक को 12% के टैक्स रेट में रखा गया। लेकिन अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने 2 केसेस, रिच इंडिया डेयरी प्राइवेट लिमिटेड और हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड में ये रूलिंग दी कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में इररिस्पेक्टिव कितना भी फ्रूट जूस कंटेंट हो वो एज एरेटेड वाटर क्लासिफाई होंगे, ना कि फ्रूट बेस्ड ड्रिंक। और इस तरह अपीलेट अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट और लार्जर बेंच के डिसीजंस को टोटली डिसरिगार्ड कर दिया। लेकिन इंटरेस्टिंगली ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज लिमिटेड में अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एक्सरसाइज करते हुए इस एडवांस रूलिंग पर स्टे दे दिया। गौर करने वाली बात यह है कि रिवेन्यू मैटर्स में ऑनरेबल हाई कोर्ट्स इम्प्यूग्ड ऑर्डर पर तब तक स्टे नहीं देते जब तक वो ब्लेटेंटली गलत नहीं होते। अब तक के डिस्कशन से ये तो क्लियर है कि मोदी जी का विजन और सरकार की पॉलिसी टू सपोर्ट द फार्मर्स बाय एनकरेजिंग द मैन्युफैक्चरर्स टू यूज फ्रूट जूस बाय गिविंग देम लोअर टैक्स रेट हमारे ऑफिसर्स के स्टैंड से बिल्कुल अपोजिट है। अगर हमारे ऑफिसर्स को स्टैट्यूटरी प्रोविजन और गवर्नमेंट की डिक्लेयर्ड पॉलिसी में कॉन्सोनेंस नजर नहीं आ रहा था तो उन्हें गवर्नमेंट को अप्रोच करना चाहिए था फॉर रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स, ना कि मैन्युफैक्चरर्स को प्रेशराइज करना चाहिए जिन्होंने मोदी जी पे रिलाई करते हुए अपने करोड़ों रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या मैन्युफैक्चरर्स का स्टैंड लीगली सस्टेनेबल है या नहीं। देखते हैं वो कौन सी 2 कॉन्फ्लिक्टिंग एंट्रीज हैं जहां डिपार्टमेंट और ट्रेड इन ड्रिंक्स को क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए मैं आपको हमारी बुक GST रेट रेफरेंसर के रेलेवेंट पेज पर लेकर चलती हूँ। डिपार्टमेंट एरेटेड फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक्स को GST रेट के 4th शेड्यूल की एंट्री नंबर 12 में क्लासिफाई कर रहा है। ऑल गुड्स इंक्लूडिंग एरेटेड वाटर कंटेनिंग एडेड शुगर और स्वीटनिंग मैटर और फ्लेवर्ड में, जबकि ट्रेड इसको सेकेंड शेड्यूल के एंट्री एट सीरियल नंबर 48 में क्लासिफाई कर रहा है फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक्स। अब हमें ये देखना है कि ये आइटम कस्टम टैरिफ हेडिंग के हेडिंग नंबर 2202
9920 में जाएंगी या 220210 में। इसको समझने के लिए हमें कस्टम टैरिफ के फर्स्ट शेड्यूल के चैप्टर 22 को देखना पड़ेगा, जहां से ये एंट्रीज ली गई हैं। चैप्टर 22 बेवरेजेस, स्पिरिट्स एंड विनेगर। पहले बता दूं कि कस्टम टैरिफ HSN बेस्ड है, जो कि प्रोग्रेसिव इन नेचर है। मतलब जैसे जैसे एवोल्यूशन होता है वैसे वैसे एंट्रीज को प्लेस किया गया है। फॉर एग्जाम्पल लाइव एनिमल्स चैप्टर 1 में है और मीट चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 की सबसे पहली हेडिंग है 2201, जिसके अंदर पानी या वाटर कवर्ड है, चाहे वो नेचुरल हो, आर्टिफिशियल मिनरल वाटर हो और एरेटेड वाटर भी कवर्ड है। लेकिन इस पानी के अंदर कोई शुगर, स्वीटनिंग मैटर या फ्लेवर ऐड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग 2202 में वही पानी है जो ऊपर था, नॉर्मल मिनरल एरेटेड वाटर, लेकिन यहाँ पर वो पानी कवर होगा जिसमें शुगर एडेड हो या कोई स्वीटनिंग मैटर एडेड हो या कुछ फ्लेवर डाला गया हो। इसके अलावा 2202 में नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस भी कवर्ड है। कोई भी नॉन एल्कोहलिक बेवरेज वाटर बेस्ड ही होता है, चाहे वो टी हो, कॉफ़ी हो या कोल्ड कॉफ़ी हो। हाँ, लेकिन इस हेडिंग में फ्रूट और वेजिटेबल जूसेस कवर्ड नहीं है, जो चैप्टर 20 की आइटम है। इस तरह इस हेडिंग में दो कैटेगरी हैं, एक फ्लेवर्ड या स्वीटेंड वाटर की और दूसरी नॉन अल्कोहलिक बेवरेज की। ये नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस भी पानी में स्वीटनिंग या फ्लेवरिंग ऐड करने से ही बनते हैं, लेकिन इन्हें वाटर और एरेटेड वाटर की तरह रिकग्नाइज नहीं किया जाता। अब ये जो आपको यहाँ डॉट्स दिख रहे हैं, सिंगल डॉट, ट्रिपल डॉट, सिंगल डॉट, डबल डॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका यूज समझते हैं कि ये यहाँ क्यों लगाए गए हैं। ये जो हेडिंग है ऊपर 2202 वो मेन हेडिंग है। अब ये हेडिंग फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिन्हें सिंगल डॉट से आइडेंटिफाई किया गया है। वाटर, मिनरल या एरेटेड, जिसमें चीनी, स्वीटनिंग मैटर या फ्लेवर हो, और सेकंड अदर में क्या है, नॉन अल्कोहलिक बियर और अदर। सिंगल डॉट के नीचे ये डबल या ट्रिपल डॉट्स हैं, जो इन सिंगल डॉट्स के फर्दर सब डिविजन्स हैं, और दो सिंगल डॉट आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। तो 2202 के दो पार्ट्स हैं, पहला वाटर, स्वीटेंड और फ्लेवर्ड, और दूसरा अदर। इस पहले पार्ट के 3 सब पार्ट्स हैं, जो 3 डॉट्स से रिप्रेजेंटेड हैं, एरेटेड वाटर, लेमनेड और अदर। अब सेकंड मेन सब पार्ट है अदर, जिसमें 2 डिविजन्स हैं, नॉन अल्कोहलिक बियर, जिसे फ्रूट बियर भी कहते हैं, और अदर में क्या क्या आएगा, सोया मिल्क के ड्रिंक्स हो या फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक हो या बेवरेजेस जिसमें दूध हो या अदर्स। फ्रूट तो इस ऊपर वाली एंट्री में भी ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेमनेड। लेकिन ये कैसे डिसाइड होगा कि कितना फ्रूट डालें कि वो फ्लेवरिंग से निकलकर फ्रूट बेस्ड ड्रिंक में आ जाए। टैरिफ हेडिंग 2202 को फिर से देखते हैं। जैसे हमने देखा, इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट
वाटर, स्वीटेंड या फ्लेवर्ड, और दूसरा पार्ट अदर नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस का है। ये जो अदर वर्ड है यही कैच वर्ड है। ये अदर वर्ड दिखाता है कि फ्लेवर्ड और स्वीटेंड वाटर भी नॉन एल्कोहलिक बेवरेज ही होते हैं। तो ये अलग से अदर नॉन एल्कोहलिक बेवरेज में कौन से ड्रिंक्स आएंगे? यहाँ वो ड्रिंक्स आएंगे जिनको हम सिर्फ फ्लेवर्ड या स्वीटेंड वाटर नहीं कह सकते। पहले सिंगल डॉट में वाटर है, मिनरल एरेटेड, लेकिन वो स्वीटेंड या फ्लेवर्ड होना चाहिए। दूसरे सिंगल डॉट अदर में वो बेवरेजेस हैं जिन्हें सिर्फ वाटर, स्वीटेंड या फ्लेवर्ड नहीं कहा जा सकता। इस ऊपर वाले फ्लेवर्ड या स्वीटेंड वाटर का एक पार्ट है लेमनेड। 2202-1020 ये इस मिनरल या एरेटेड वाटर, फ्लेवर्ड और स्वीटेंड का एक पार्ट है। उसी तरह इस अदर का एक पार्ट है फ्रूट पल्प और फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक। 2202-9920 ये इस अदर नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस का पार्ट है। लेमनेड में वो ड्रिंक्स आएंगे जो वाटर बेस्ड हो और जिनमें लेमन से फ्लेवरिंग की गई हो। लेकिन लेमन बेस्ड ड्रिंक में लेमन जूस कंटेंट इतना ज़्यादा है कि अब उसे लेमन फ्लेवर्ड वाटर नहीं कह सकते। ये इशू सेस्टेट के लार्जर बेंच ने वृंदावन बेवरेजेस केस में ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है, जहां डिस्प्यूट 7 अप नींबूस को लेकर था। मैं इस जजमेंट के कुछ रेलेवेंट पैराग्राफ्स पढ़ रही हूं जिससे ये इशू हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। लेमनेड falls under 2202-1020 with 3 dashes। ये अभी हमने देखा। So it has to be a sub-classification of the immediately preceding single dot, which is 2202-10, having waters containing added sugar or other sweetened water or flavored। मतलब 2202-10 पे सिंगल डॉट है और 2202-1020 पे ट्रिपल डॉट है जहाँ लेमनेड है, और ये सिंगल डॉट का सब क्लासिफिकेशन है जिस सिंगल डॉट में पानी फ्लेवर्ड या स्वीटेंड दिया हुआ है। Thus, for a product to be classified under 2202-1020, it must be in the nature of waters। यहाँ क्लासीफाई होने के लिए उस प्रोडक्ट को पानी के नेचर में होना चाहिए, मिनरल वाटर या एरेटेड वाटर, कंटेनिंग फ्लेवरिंग एलिमेंट्स सच एज लाइम और लेमन। उसे पानी के नेचर में होना चाहिए, मिनरल एंड एरेटेड वाटर जिसमें लाइम या लेमन का फ्लेवर हो। इट देयरफॉर फॉलोज दैट प्रोडक्ट्स विच आर नॉट एसेंशियली, वो प्रोडक्ट्स जो एसेंशियली waters with flavoring elements would not fall for classification under 2202-1020। तो यहाँ पर वो प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे जो एसेंशियली फ्लेवर्ड पानी नहीं है। Thus, unless the products MMNF, नींबू, नींबूज
satisfy the description of single dash 220210 as waters including mineral waters and aerated water containing added sugar, other sweetening matter or flavored, they cannot straight away be classified under the 3-123 22021020 as lemonade. तो लार्जर बेंच ने यहाँ कहा लेमनेड में वो प्रोडक्ट्स क्लासीफाई नहीं होंगे जैसे नींबू MNF जब तक वो सिंगल डैश 220210 की हेडिंग को सेटिस्फाई नहीं करते, जो कि है वाटर इंक्लूडिंग मिनरल एंड एरेटेड वाटर जो फ्लेवर्ड या स्वीटेंड हो। जब तक वो प्रोडक्ट इसको सेटिस्फाई नहीं करता तब तक वो लेमनेड की कैटेगरी जो 3 से रिप्रेजेंटेड है 22021020 उसमें क्लासीफाई नहीं होगा। टैरिफ आइटम नंबर 22021020 वुड कवर ओनली दोज प्रोडक्ट्स। यहाँ लेमनेड में सिर्फ वही प्रोडक्ट्स आएंगे विच आर एसेंशियली वाटर्स, जो एसेंशियली पानी है जिसमें विद एडेड शुगर एंड फ्लेवर्ड। तो लेमनेड में सिर्फ वही प्रोडक्ट्स आएंगे जो एसेंशियली पानी है और उनमें लेमन का फ्लेवर ऐड किया गया है। इफ द फ्लेवरिंग एलिमेंट और एजेंट इज लाइम और लेमन, देन द प्रोडक्ट वुड गेट क्लासिफाइड अंडर 22021020 as lemonade. On the other hand, if the products are not essentially waters, अगर वो प्रोडक्ट essentially water नहीं है with flavoring element जैसे कि लाइम और लेमन, तो वो लेमनेड की टैरिफ आइटम 22021020 में क्लासीफाई नहीं होगा। फर्दर सेस्टेट ने फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक के बारे में ये कहा, ऑन द अदर हैंड द सेकेंड पार्ट ऑफ हेडिंग 2202 डीलिंग विद अदर नॉन एल्कोहलिक beverages not including fruit or vegetable juice is contained in subheading 220290 under other with a single dash। जो हमने यहाँ देखी ये अदर और इसके आगे ये सिंगल डैश है। The description of the four goods are soya milk drinks, fruit pulp or fruit juice based drinks, beverages containing milk and other with 3 तो इस अदर में आगे है सोया मिल्क ड्रिंक्स, फ्रूट पल्प और फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक, बेवरेजेस कंटेनिंग मिल्क एंड अदर, एंड इन सब में 3 हैं। फ्रूट पल्प और फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक्स आर अंडर टैरिफ आइटम नंबर 22029020। Thus, when lemon juice is the basis of the fruit drink, it will be classified under tariff item number 22029020। मतलब अगर किसी ड्रिंक का बेसिस लेमन जूस है तो वो फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक 22029920 यहाँ कवर होगा, ना कि लेमनेड में, क्योंकि लेमनेड इस सिंगल डॉट की सब क्लासिफिकेशन है और यहाँ पे सिर्फ वही ड्रिंक्स आएंगे जो एसेंशियली वाटर हैं, मिनरल वाटर एंड एरेटेड वाटर विथ स्वीटनिंग मैटर और फ्लेवर्ड। तो चैप्टर 22 के हेडिंग 2202 के जो 2 पार्ट्स हैं, पहला वाटर मिनरल एंड एरेटेड जो स्वीटेंड और फ्लेवर्ड है, और सेकंड
अदर नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस, दोनों में ही फ्रूट जूस ऐड किया जा सकता है। पहले वाले में फ्लेवरिंग के लिए, फॉर एग्जाम्पल लेमनेड में, जो एसेंशियली एक वाटर ड्रिंक है जिसमें लेमन को एज फ्लेवरिंग ऐड किया जाता है, वहीं अदर नॉन एल्कोहलिक बेवरेज में लेमन जूस बेस्ड ड्रिंक अदर नॉन एल्कोहलिक बेवरेज में कवर होगा। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि प्रिसाइजली कितना परसेंट नेचुरल फ्रूट जूस ऐड करने पर ड्रिंक फ्लेवर्ड या स्वीटन वाटर की कैटेगरी से बाहर निकलकर अदर नॉन एल्कोहलिक बेवरेज जैसे कि फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक में आ जाएगा। ये फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक, एरेटेड वाटर एटसेट्रा किसी भी फिस्कल स्टैट्यूट्स में डिफाइंड नहीं है। तो क्या ये जजमेंट कि कितना परसेंट नेचुरल फ्रूट जूस ऐड करने से कैटेगरीज चेंज हो जाएंगी, ये रिवेन्यू अथॉरिटीज के आर्बिट्रेरी डिसीजन पे छोड़ा जा सकता है क्या? नहीं। इसीलिए ये समझने के लिए हमें FSSAI रेगुलेशंस को देखना पड़ेगा। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2011 है। चैप्टर 2 जो फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड बताता है उसमें अलग अलग कैटेगरी है प्रोडक्ट्स की। फॉर एग्जाम्पल 2.1 है डेयरी प्रोडक्ट्स, इसी तरह 2.2 में फैट्स कवर्ड हैं और 2.3 में फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, फ्रूट बेस्ड ड्रिंक्स भी यही कवर होंगे। इसे आगे देखने से पहले देखते हैं बेवरेजेस कहाँ कवर्ड है। बेवरेजेस 2.10 में कवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल 2.10.1 टी, टी में भी फर्दर कांगड़ा टी, ग्रीन टी, फिर टी के बाद कॉफ़ी और उसके बाद ये है बेवरेजेस जो एल्कोहलिक है 2.10.5 में और 2.10.6 में है नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस। कार्बोनेटेड वाटर मीन्स impregnated with carbon dioxide and may contain any of the following: चीनी, ग्लूकोज, फ्लेवरिंग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सट्रैक्टिव्स। तो फ्रूट जूस तो इसमें भी ऐड हो सकता है। तो अब हम चलते हैं फ्रूट जूस पर। 2.3.6 थर्मली प्रोसेस्ड फ्रूट जूसेस। ये फ्रूट जूसेस के स्टैंडर्ड हैं, फ्रूट बेस्ड ड्रिंक्स के नहीं, जहां हमारा रेलेवेंट प्रोडक्ट इंडस्ट्री क्लासिफाई कर रही है। और ये फ्रूट जूसेस चैप्टर 22 में कवर हैं कस्टम टैरिफ के, जो हमारे स्कोप से बाहर है। थर्मली प्रोसेस्ड फ्रूट जूसेस के बाद थर्मली प्रोसेस्ड फ्रूट बेवरेजेस, फ्रूट ड्रिंक, रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेजेस 2.3.10 में कवर है। एंड इट मीन्स फर्मेंटेड बट फर्मेंटेबल प्रोडक्ट विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जूस और पल्प और प्यूरी और कंसनट्रेटेड जूस ऑफ साउंड मैच्योर फ्रूट। फ्रेश फ्रूट की शेल्फ लाइफ बहुत ही कम होती है, इसीलिए इन ड्रिंक्स को प्रिजर्व करने के लिए या तो थर्मली प्रोसेस किया जाता है या कार्बोनेशन के प्रोसेस से प्रिजर्व किया जाता है। तो ये तो कैटेगरी थी थर्मली प्रोसेस्ड ड्रिंक्स की। अब कार्बोनेटेड वाली कैटेगरी देखते हैं। 2.3.30 कार्बोनेटेड फ्रूट बेवरेजेस और फ्रूट ड्रिंक्स। ये हमारे लिए रेलेवेंट कैटेगरी है। कार्बोनेटेड फ्रूट बेवरेज या फ्रूट ड्रिंक का मतलब है कोई बेवरेज या ड्रिंक विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्रूट जूस एंड वाटर
और कार्बोनेटेड वाटर, और उसमें शुगर हो, डेक्सट्रोस हो, लिक्विड ग्लूकोज हो, और उसे FSSAI के इन रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना होगा। टोटल सॉल्यूबल सॉलिड्स 10% से कम नहीं होने चाहिए, और अगर फ्रूट कंटेंट की बात करें तो वो भी 10% से कम नहीं होने चाहिए, और लाइम या लेमन के केस में 5%। अब इसी में एक नई कैटेगरी ऐड कर दी गई 3A, जहाँ पर फ्रूट जूस की रिक्वायरमेंट 10% से कम कर 5% कर दी, और लाइम के केस में 5% से 2.5%। ये देखते हैं ये ऐड कब हुआ, इसके फुटनोट नंबर 22 से। ये जो फ्रूट जूस की रिक्वायरमेंट 10% से घटाकर 5% की गई है, ये कैटेगरी 25 अक्टूबर 2016 को ऐड की गई है, मोदी जी की स्पीच के 2 साल बाद। ये मिंट की 3 नवंबर 2016 की न्यूज़ है। FSSAI फाइनलाइजेज नॉर्म्स फॉर फ्रूट कंटेंट इन फिजी ड्रिंक्स। इस न्यूज़ रिपोर्टिंग में कहा गया, द डेफिनेशन ऑफ फ्रूट बेस्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेस केम मोर देन 2 years after Prime Minister नरेंद्र मोदी अर्ज्ड मल्टीनेशनल कार्बोनेटेड बेवरेजेस जैसे कि कोका कोला, पेप्सिको टू मिक्स नेचुरल फ्रूट जूस एटलीस्ट 5% अपने एरेटेड बेवरेजेस में टू हेल्प फ्रूट सेल्स फॉर इंडियन फार्मर्स। क्या हम इन FSSAI रेगुलेशंस को जो बताते हैं क्या फ्रूट बेस्ड ड्रिंक है, क्या एरेटेड वाटर है, इन रेगुलेशंस को हम अपनी कस्टम्स टैरिफ की हेडिंग्स को इंटरप्रेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं या नहीं? डिपार्टमेंट खुद इन रेगुलेशंस को उन टैरिफ्स हेडिंग को इंटरप्रेट करने के लिए यूज़ कर रहा है। उसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है कैफिनेटेड बेवरेजेस। नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस में रेगुलेशन कहता है कैफीन 145 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो वो कार्बोनेटेड बेवरेजेस की कैटेगरी से निकलकर स्पेसिफिक कैफिनेटेड बेवरेज की कैटेगरी में आ जाता है, और उसे कैफिनेटेड बेवरेजेस के सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसे अपने ड्रिंक पे डिक्लेयर करना होगा कि इसे 500 ml पर डे से ज़्यादा कंज्यूम ना करें। ये चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन या पर्सन के लिए सेंसिटिव ड्रिंक है। अब ये हमारी GST रेट रेफरेंसर का रेलेवेंट पेज है, जहाँ पर पहले 3rd शेड्यूल में एक सिंगल एंट्री थी 2202 अदर नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस। इसमें से कैफिनेटेड बेवरेजेस को बाहर निकाल लिया और उसकी एक सेपरेट एंट्री शेड्यूल 4 में 28% टैक्स के साथ बना दी गई कैफिनेटेड बेवरेजेस 2202 9990, क्योंकि 37th GST काउंसिल मीटिंग में कैफिनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि रेड बुल पे GST रेट 18% से बढ़ाकर 28% करने का डिसीजन लिया गया था। अब रेड बुल के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। दिस इज रेड बुल। रेड बुल पे डिक्लेयर किया गया है कि ये कैफिनेटेड बेवरेज है और इसमें हाई कैफीन है 75 मिलीग्राम पर 250 ml, मतलब 145 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा, जो FSSAI स्टैंडर्ड्स में दिया हुआ है। और इसीलिए जो अभी अभी मैंने कुछ आपको रेगुलेशंस दिखाए वो इस पे फॉलो किए गए हैं। इस पे लिखा है नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन एंड टू नॉट कंज्यूम मोर देन 500 ml पर डे। रेड बुल जैसे कैफिनेटेड ड्रिंक्स भी कार्बोनेटेड वाटर के साथ बनते हैं, लेकिन हाई कैफीन होने की वजह से FSSAI ने इसे कार्बोनेटेड वाटर से बाहर निकालकर कैफिनेटेड बेवरेज की एक अलग कैटेगरी में डाल दिया, और उसी स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हुए GST काउंसिल की रिकमेंडेशन पर टैरिफ में इसकी एक अलग एंट्री बना दी गई विद 28% GST रेट।
तो कोई रीज़न नहीं है कि FSSAI स्टैंडर्ड्स फ्रूट जूस ड्रिंक्स में या फ्रूट बेस्ड ड्रिंक्स में भी यूज़ किए जाए टू इंटरप्रेट दी GST टैरिफ एंट्रीज। अभी हमने देखा 25 अक्टूबर 2016 से पहले एज पर FSSAI रेगुलेशन अगर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में फ्रूट जूस कंटेंट 10% से ज़्यादा है तो वो फ्रूट बेस्ड ड्रिंक की तरह क्लासीफाई होंगे। और अब 25 अक्टूबर 2016 के अमेंडमेंट के बाद अगर फ्रूट जूस कंटेंट 5% से ज़्यादा है तो वो भी फ्रूट बेस्ड ड्रिंक के तौर पर क्लासीफाई होंगे, ना कि एज एरेटेड वाटर जो डिपार्टमेंट कंटेंट कर रहा है। अब डिपार्टमेंट के फेवर में जो 2 अपीलेट अथॉरिटी की एडवांस रूलिंग्स हैं उन्हें भी देख लेते हैं। पहली अपीलेट अथॉरिटी की एडवांस रूलिंग है रिच डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर अपीलेट अथॉरिटी ने फिटमेंट कमेटी के ऑब्जर्वेशंस पे रिलाई किया। कार्बोनेटेड बेवरेज विद फ्रूट जूस। अर्लियर द कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज in a meeting held on 29th August 2016 did not agree to the proposal of Ministry of Food Processing Industry to provide concessional rate of excise duty at the rate of 16% for aerated drinks having fruit juice content of not less than 5% procured from domestic manufacturers। तो 5% से ज़्यादा फ्रूट जूस कंटेंट होने पर कंसेशनल रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी देने से कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज ने मना कर दिया था। लेकिन ये रिकमेंडेशन 29 अगस्त 2016 की है और 25 अक्टूबर 2016 को हमने देखा कि मोदी जी की स्पीच के 2 साल बाद उनके फार्मर्स को सपोर्ट करने के विजन को आगे ले जाते हुए FSSAI रेगुलेशन में नई कैटेगरी 3A इंट्रोड्यूस कर दी है, जहां पर फ्रूट जूस कंटेंट की रिक्वायरमेंट 10% से 5% कर दी गई है। तो ये रिकमेंडेशन जिस पे अपीलेट अथॉरिटी ने रिलाई किया है वो इस अमेंडमेंट से पहले की है, इसलिए यहाँ पर रेलेवेंट नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये फिटमेंट कमेटी की रिकमेंडेशंस की सिर्फ परसुएसिव वैल्यू ही होती है। दूसरी अपीलेट अथॉरिटी की एडवांस रूलिंग जो डिपार्टमेंट के फेवर में है वो है हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर क्लासिफिकेशन इशू था फेंटा फ्रूटी ऑरेंज का, जिसमें ऑरेंज जूस 10.5% था, मतलब 10% से ज़्यादा। इसलिए असेसी ने कंटेंट किया कि ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट द प्रोडक्ट कंटेन 10.5% ऑफ द ऑरेंज जूस एज बेस एंड रिलाइंग ऑन FSSAI regulations 2011 and amendment regulation 2016, product falls under tariff entry 2202/9990, that is fruit juice based drink। इस पर अपीलेट अथॉरिटी ने कहा, in this regard an issue arises whether the definition of another statute can be applied for determination of classification of product under Custom Tariff Act 1975 or under GST law। Honorable Apex Court in the case of Commissioner of Central Excise New Delhi versus Connaught Plaza Restaurant has held that it is a settled principle in excise classification that the definition of one statute having a different object and purpose and scheme cannot be applied mechanically to another statute। तो अपीलेट अथॉरिटी ने कहा कनॉट प्लाजा केस पे रिलाई करते हुए कि FSSAI रेगुलेशन में जो डेफिनेशंस दी हैं उन्हें GST लॉ या कस्टम्स टैरिफ एक्ट की एंट्रीज को इंटरप्रेट करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। अब इसको समझने के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा
कि कनॉट प्लाजा केस में एक्चुअली इशू क्या था। वहाँ पर इशू था मैकडॉनल्ड में जो सॉफ्ट सर्व दिया जाता है आइसक्रीम कोन, उसके क्लासिफिकेशन का। वो जो मैकडॉनल्ड का सॉफ्ट सर्व कोन है वो आइसक्रीम के फैट कंटेंट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा था और इसी वजह से क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट था, जहाँ पर डिपार्टमेंट चैप्टर 21 के हेडिंग 2105 आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको में उसे क्लासिफाई कर रहा था सॉफ्ट सर्व को, और असेसी उसे फूड प्रिपरेशन नॉट एल्सवेयर स्पेसिफाइड में लेके जाना चाहता था रेजिडरी एंट्री में। अब ये एक सेटल्ड लॉ है कि जब एक स्पेसिफिक एंट्री है और एक रेजिडरी एंट्री है तब आइटम को और उनमें डिस्प्यूट है तब वो आइटम स्पेसिफिक एंट्री में क्लासिफाई होगा, ना कि रेजिडरी एंट्री में। एक तरफ थी एंट्री आइसक्रीम की और दूसरी तरफ थी रेजिडरी एंट्री फूड प्रिपरेशन नॉट एल्सवेयर इंक्लूडेड, और उसी कंटेक्स्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी कि यहाँ पर मैकडॉनल्ड सॉफ्ट सर्व कोन एज आइसक्रीम क्लासिफाई होगा और वो रेजिडरी एंट्री में कवर नहीं होगा, और इसीलिए दूसरी स्टैट्यूट्स के डेफिनेशंस को यहाँ पर अप्लाई नहीं किया जाएगा। प्रेजेंटली लेकिन हम जब बात कर रहे हैं तो दो कंटेस्टिंग एंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, एक एरेटेड वाटर और दूसरी फ्रूट बेस्ड ड्रिंक, जो दोनों ही स्पेसिफिकली टैरिफ में दी हुई है और इसलिए यहाँ पर कोई रेजिडरी एंट्री का डिस्प्यूट नहीं है और इसीलिए कनॉट प्लाजा की जजमेंट यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। नीडलेस टू से कि गुजरात अपीलेट अथॉरिटी की ये एडवांस रूलिंग ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने स्टे कर दी है। तो मैन्युफैक्चरर्स का स्टैंड लीगली करेक्ट है और साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। अच्छा ये होगा कि एक प्रोएक्टिव स्टेप लेते हुए इस कंट्रोवर्शियल इशू पर नेसेसरी क्लैरिफिकेशंस और डायरेक्शंस इशू किए जाएं टू अवॉइड अननेसेसरी लिटिगेशन। अदरवाइज विदाउट एनी डाउट ये इंडस्ट्री सरवाइव नहीं कर पाएगी और साथ ही साथ फार्मर्स को सपोर्ट करने का ये विजन फिर से एक जुमला ही बनकर रह जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो।